अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमने डिस्कस करना है वो सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 12 ऑफ द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 6 तक डिस्कस किया था। आज हम फर्दर उसी को कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 7 प्रायोरिटीज इन द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, यानी किस बंदे को आपने तरजीह देनी है, प्रायोरिटी देनी है। Where there are more than one participants in the special rights attached to the immovable property sold, the person having a special right shall have precedence over a person having a general right। यानी यहाँ जो प्रिंसिपल सेट किया गया है सेक्शन 7 के अंदर, वो ये कहा गया है कि जिस प्रीएम्प्टर का या जिस पर्सन का राइट ऑफ प्रीएम्पशन बन रहा है, लेकिन उनमें से क्या है, जिसका क्या है स्पेशल राइट है, उसको आपने प्रेफरेंस देनी है ओवर दैट पर्सन और दैट प्रीएम्प्टर हु हैज अ जनरल राइट ऑन दैट प्रॉपर्टी विच इज सोल्ड। ठीक है, जो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है जिस पे राइट ऑफ प्रीएम्पशन दो लोग जो है वो क्लेम कर रहे हैं, तो आपने हमेशा प्रेफरेंस किसको देनी होगी, जिसका क्या है स्पेशल राइट है ओवर दैट पर्सन हु हैज अ जनरल राइट। इलिस्ट्रेशंस। अब इलिस्ट्रेशन 1 के अंदर ये चीज डिस्कस की गई है कि एक बाग है, गार्डन है, जिसको पानी लगाया जा रहा है थ्रू अ स्मॉल कोर्स। और वो स्मॉल कोर्स कहाँ से है, स्मॉल कोर्स ऑफ वाटर कहाँ से आ रहा है, वो कैनाल से आ रहा है। अब अगर यही गार्डन सेल होता है तो उस पर्सन का राइट ऑफ प्रीएम्पशन ज्यादा होगा जिसकी जमीनें जो हैं वो स्मॉल कोर्स ऑफ वाटर के तहत जो हैं वो इरिगेट हो रही हैं। और दैट पर्सन हु हैज राइट ऑफ इरिगेशन फ्रॉम कैनाल। और अगर इसी बाग को, सेकंड मिसाल के अंदर ये कहा गया है कि अगर इसी बाग को पानी लग रहा है, इरिगेशन हो रही है कैनाल के तहत, तो जो जिस पर्सन की जमीन जो है वो कैनाल के साथ है, राइट ऑफ इरिगेशन है वहां कैनाल के साथ, और जिसका स्मॉल कोर्स ऑफ वाटर के साथ है, तो वो उन दोनों का राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो सेम होगा। सेकंड इलस्ट्रेशन के अंदर ये बात की गई है कि एक बंदे का राइट ऑफ पैसेज है उस जमीन पर जो जमीन सेल हो चुकी है, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रीएम्पशन है, और एक बंदे का पैसेज ऑफ वाटर है। तो आपने किसको तरजीह देनी है, उस इंसान को तरजीह देनी है जिसका अपना गुजरने का रास्ता है, जिसका पैसेज है, ना कि उस बंदे को जिसका राइट टू पैसेज ऑफ वाटर है। थर्ड इलस्ट्रेशन के अंदर ये कहा गया है कि जिसकी प्रॉपर्टी सेल हुई है, जो प्रीएम्पशन जिस पे आप क्लेम कर रहे हैं, जिस इंसान की प्रॉपर्टी उसके ज्यादा नजदीक है, उसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन इन प्रेफरेंस होगा, यानी उसको तरजीह दी जाएगी। सेक्शन 8 जॉइंट राइट ऑफ प्रीएम्पशन हो एक्सरसाइज्ड where a right of preemption vests in any class or group of persons, the right may be exercised by all the members of such class or group jointly, and if not exercised by them jointly, by any two or more of them jointly, and if not exercised by any two or more of them jointly, by them severally। अब सेक्शन 1 ये कह रहा है कि अगर राइट ऑफ प्रीएम्पशन किसी क्लास ऑफ पर्संस या ग्रुप ऑफ पर्संस के को वेस्ट है, यानी राइट ऑफ प्रीएम्पशन राइज हो रहा है ग्रुप ऑफ पीपल्स का या किसी क्लास का, तो वो सारी क्लास या ग्रुप ऑफ पर्संस मिलकर भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकते हैं, या अगर वो पूरी होल क्लास या ग्रुप ऑफ पर्संस नहीं करते तो उनमें से कुछ लोग, या कुछ भी नहीं करते तो दो या दो से ज्यादा लोग क्लेम कर सकते हैं। अब उस पूरी क्लास में से, उस पूरी ग्रुप में से अगर दो या दो से ज्यादा लोग भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन को क्लेम नहीं करते तो उनमें से कोई एक भी कर सकता है, यानी उस पूरे ग्रुप में से कोई अगर एक भी क्लेम करेगा तो उसको वो प्रीएम्पशन के तहत वो जो जमीन सेल हो चुकी है दे दी जाएगी। सेक्शन 9 मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर मोर देन वन पर्सन और इक्वली इंटाइटल्ड, यानी जहां पर एक से ज्यादा लोग, यानी एक से ज्यादा प्रीएम्प्टर जो हैं वो इक्वली इंटाइटल्ड हैं, तो वहां पर आपने वो जमीन जो प्रीएम्पशन के तहत उनको देनी है वो किस तरह तकसीम होगी।
where more than one persons are found by the court to be equally entitled to the right of preemption, the property shall be distributed among them in equal shares. जहां पर कोर्ट को लगता है कि जो क्लेम कर रहे हैं प्रीएम्पशन का सूट जिन्होंने फाइल किया है, एक से ज्यादा लोगों ने, 2 हैं 3 हैं, तो वो इक्वली इंटाइटल्ड हैं, यानी वो जो उनका राइट है, स्पेशल राइट, वो सेम कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो जो प्रॉपर्टी होगी प्रीएम्पशन की जिसपे उन्होंने सूट फाइल किया है, उनके दरमियान उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन के अंदर ये बयान किया गया है कि ए, बी और सी मुश्तरका घर के मालिक हैं, मुश्तरका मालिक हैं घर के। ए जो है वो 1/2 का मालिक है, बी जो है वो 1/3 का, और सी जो है वो 1/6 ऑफ द हाउस का मालिक है। अब ए क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है, अपना जो शेयर बनता है उसको सेल कर देता है 1/2 को। अब बी और सी क्या कर देते हैं, उस पे राइट ऑफ प्रीएम्पशन के तहत सूट फाइल कर देते हैं। अब कोर्ट अगर बी और सी के फेवर में फैसला करेगी तो उनको रिस्पेक्टिव शेयर्स के मुताबिक हिस्सा नहीं मिलेगा, उनको जो हिस्सा है 1/2 शेयर ऑफ ए जो उसने सेल किया है, सोल्ड आउट हो चुका है, उसमें से जो उनका आधा हिस्सा होगा वो उन दोनों को इक्वली तकसीम किया जाएगा, यानी ए का शेयर उन दोनों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ना कि उनके जो अपने शेयर्स हैं उस प्रॉपर्टी के उसके मुताबिक, यानी उनकी जो इंटाइटलमेंट है वो क्या है, इक्वली इंटाइटल्ड हैं उस प्रॉपर्टी के लिए। सेक्शन 10 विथड्रॉवल ऑफ क्लेम वेयर देयर आर मोर देन वन preemptors having sued jointly or severally and any of them withdraws his claim before the decision of the court, the remaining preemptors shall be entitled to the whole property. अब सेक्शन 10 ये कह रहा है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग सूट फाइल करते हैं प्रीएम्पशन का और उस केस में फैसला आने से पहले ही अपना क्लेम विथड्रॉ कर लेते हैं, तो जो बंदा विथड्रॉ कर लेगा क्लेम, उसका उस प्रीएम्पशन की प्रॉपर्टी के तहत कोई हिस्सा नहीं होगा। जो सूट विथड्रॉ नहीं करेंगे जस्ट उन्हीं ही का राइट होगा उस प्रॉपर्टी पर जो वो थ्रू प्रीएम्पशन वापस लेंगे। प्रोवाइजो provided that the claim of the remaining preemptors was originally made for the whole property, यानी जो रिमेनिंग प्रीएम्प्टर्स हैं उनका जो क्लेम होगा वो अपनी उस होल प्रॉपर्टी पर तस्वर किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 11 सेल ऑफ appurtenances of land. Appurtenances mean something attached to the land, यानी कोई भी चीज जो लैंड के साथ है वो appurtenances of the land है। अब अगर क्या चीज होती है, appurtenances of land सेल की जाती हैं तो उन पे क्या राइट ऑफ प्रीएम्पशन बनता है या नहीं बनता, वो इस सेक्शन के अंदर डिस्कस किया गया है। Where only trees or a building is sold without land, no right of preemption shall exist in such trees or the structure of a building. But where land is sold with trees and buildings on it, the trees and buildings shall be deemed to be included in the land for purpose of the right of preemption. अब उसने यहाँ पर 2 चीजें डिस्कस की गई हैं। उसने पहले पार्ट में ये चीज डिस्कस की है कि अगर जस्ट appurtenances सेल आउट हो रही हैं, यानी ट्रीज हैं और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह है, अगर जस्ट वो सेल किया जाता है और लैंड को सेल नहीं किया जाता तो वो उस पे आप प्रीएम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर लैंड भी सेल कर दी जाती है और साथ उसके जो appurtenances हैं, ट्रीज एंड बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर वगैरह, वो भी सेल किया जाता है, तो ट्रीज एंड बिल्डिंग्स आर सब्जेक्ट टू द प्रीएम्पशन। जिस तरह लैंड पे प्रीएम्पशन क्लेम होगा तो उसी तरह अगर लैंड सेल होगी तो उस पे जो appurtenances हैं उन पे भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन होगा। लेकिन अगर जस्ट appurtenances ऑफ लैंड सेल की जाती हैं तो उन पे राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं है। सेक्शन 12 राइट टू रिवोक सेल वेयर द वेंडर has stipulated in the contract of sale that it is subject to revocation by him within a period not exceeding 60 days specified in such contract, the right of preemption shall not be exercised until such period has expired. अब यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वेंडर, वेंडर उसको कहते हैं जो अपनी जमीन सेल कर रहा है, एंड वेंडिंग मीन जो जमीन खरीद रहा है।
अब सेक्शन 12 ये कह रहा है कि अगर वेंडर ने ये शर्त रखी है रिवोक करने की विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज, उस सेल को रिवोक करने की शर्त रखी गई है बाय द वेंडर कि वो 60 दिनों के अंदर अपनी उस सेल को रिवोक कर सकता है, कंडीशंस रखी गई हैं। तो जब तक ये 60 दिन पूरे नहीं होते तब तक जो प्रीएम्प्टर्स हैं वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, यानी उन्होंने 60 दिन का इंतजार करना है, इसके बाद ही वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करेंगे। और प्रोवाइजो के अंदर ये चीज डिस्कस की गई है कि अगर यही शर्त बाय द वेंडर रखी जाती है कि उसने वो इंस्पेक्शन करेगा और इसके बाद उसके पास राइट टू रिवोक होगा, तो ऐसी कोई भी शर्त रेवोकेशन की रखी जाती है बाय द वेंडर, यानी जो खरीद रहा है वो ऐसी कोई शर्त रखता है तो वो काबिल कबूल नहीं है, उस पे राइट ऑफ प्रीएम्पशन डिले नहीं होगा। अगर उस सेल डीड के अंदर बाय द वेंडर राइट ऑफ रेवोकेशन या राइट ऑफ इंस्पेक्शन के तहत कोई भी ऐसी कंडीशन रखी गई है रिवोक करने की, तो वो उससे राइट ऑफ प्रीएम्पशन इफेक्ट नहीं होगा, राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो प्रीएम्प्टर्स कर सकेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 12 ऑफ द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 को डिस्कस किया है। उम्मीद है ये टॉपिक्स आपको समझ आ जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।